आरबीआई के गैर मुद्राकीय कार्य, आरबीआई के गैर मुद्राकीय मतलब नॉन मॉनिटरी कार्य, गैर मुद्राकीय कार्य, बिन नाણાકીય कार्य, है ना। तो पहला यहाँ पे दिया है नियमन અને देखरेखની कामगिरी, है ना। उसको जान, नियमन मतलब हम क्या बोल सकते हैं, उसको कंट्रोल करना, ध्यान देना, और देखरेख मतलब उसका क्या लिखा है हिंदी में पहला पॉइंट, नियम एवं देखरेख का कार्य, नियमन एवं देखरेख का कार्य, है ना। आरबीआई भारत के समग्र पूंजी बाजार एवं मुद्रा बाजार की मुद्रा बाजार जो काम करते हैं उसके ऊपर देखरेख करते हैं और उसका नियमन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिसमें व्यापारी बैंकों की शाखाओं का विस्तरण, उसकी शाखाएं बढ़नी चाहिए, काम करने की पद्धति पे ध्यान देना, बैंकों के अलावा अन्य मुद्राकीय यहाँ पे वित्तीय संस्थाओं, वित्तीय संस्थाओं 41 पेज नंबर, वित्तीय संस्थाओं तथा सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंकों की कामगिरी, है ना, उसके ऊपर खास ध्यान देता है आरबीआई। प्रोत्साहन कार्य, प्रोत्साहन के कार्य में मैंने जैसे पहले भी बताया था कि बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो बैंक अकाउंट नहीं है तो उनको क्यों बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए, बैंक अकाउंट क्यों खुलवाना चाहिए भाई, हाँ। बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, छोटे छोटे मजदूर लोग हैं, रोज कमाते रोज खाते, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बैंक अकाउंट रहेगा तो उन लोगों को बचत करने का मौका मिलेगा और बचत करने का चांस होगा, उसके पास प्लेटफॉर्म होगा तो वो बचत करेंगे तो वो उसका जो सिस्टम है रोज का खाने का, रोज का कमाने का, वो बंद, वो उसमें थोड़ा बदलाव आएगा, तो कभी जाके ऐसी समस्याओं के टाइम पे वो बचत किया हुआ पैसा उसको काम आएगा, उसको तो काम आएगा, साथ में वो बचत जो है वो हमारे देश के अंदर ही साख मतलब साख सर्जन में भी काम आती है। वही बचत का पैसा जो है वो नहीं कोई और जगह पे निवेश भी होता है ना। तो इस प्रकार उनको क्या होता है, एक प्रोत्साहन मिलता है ना, उसको निवेश मतलब बचत करने का प्रोत्साहन, निवेश करने का प्रोत्साहन। उसके अलावा ऐसे छोटे लोगों को क्या है कि कभी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, किसान लोग हैं, है ना, और जो मजदूर लोग हैं छोटे छोटे गांव में होते हैं, वो अनजान होते हैं, अनपढ़ होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि वो अनजान अनपढ़ लोगों को पता नहीं है कि कहाँ कहाँ से लोन मिल सकती है। तो ऐसे लोगों को जानकारी मिले, लोगों को जागरूकता मिले कि भाई हमको मतलब ऐसी बड़ी बड़ी बैंकों से लोन भी मिल सकती है और वो भी कम ब्याज दर पे मिल सकती है, क्योंकि वो लोग तो क्या करते हैं, वो गैर संगठित व्यक्ति के पास से, गैर संगठित संस्था के पास से लोन लेने जाते हैं जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है और उन लोगों का शोषण होता है। लेकिन उसको जागरूकता दी जाए कि भाई, उसको जागरूक किया जाए कि भाई आप लोगों को कम ब्याज दर पे भी लोन मिल सकती है, तो आप लोग ऐसी जगह से ज़्यादा ब्याज दर पे लोन क्यों ले रहे हो, है ना। वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा शोषण होता है। आपको अगर छोटे गांव के पिक्चर्स देखे होते तो पता, मतलब पिक देखे होंगे तो पता होगा आप लोगों को। मतलब पिक्चरों में छोटे गांव में क्या क्या परेशानी आती है, हाँ? जैसे कि बहुत पुराना पिक्चर है सुनील दत्त का मदर इंडिया, है ना, जिसमें मतलब खेत जो है वो लाला होता है, लाला सब ब्याज पे बहुत सारा पैसा ले लेता, दे मतलब ब्याज पे देता है, उसके बाद वो ब्याज के रूप में बहुत सारा पैसा लेता है और पूरा खेत भी बिकवा देता है और सब कुछ करता है और बाद में शोषण करने का बहुत प्रयत्न करता है अलग अलग प्रकार से, है ना। ऐसे पिक्चर में आपने पता मतलब देखा होगा, सुना होगा। हाँ 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 बिल्कुल। तो इस प्रकार उनको प्रोत्साहन दिया जा सकता है दोनों तरह से, बचत करने के लिए भी और लोन लेने के लिए भी। समावेशी विकास माटेना कार्य, समावेशी विकास को हिंदी में क्या लिखा है वहाँ पे आपकी बुक में, सामूहिक विकास के लिए कार्य, ओके।
ભારતમાં આર્થિક ભિન્નતા તથા ગ્રામીણ શહેરી ભિન્નતા વધુ હોવાના કારણે જ્યારે નાણાકીય અથવા તો આર્થિક પરિવર્તનો આવે છે ત્યારે દરેક વર્ગના લોકો અને એકમોને આવા પરિવર્તનોનો લાભ મળવો જરૂરી છે, હે ને. સમાવેશી समावेशी, है ना. तो देखो भारत में अलग अलग प्रकार की असमानता है. ग्रामीण और शहरी असमानता, है ना. शहर में लोगों का खर्चा ज़्यादा होता है, आवक भी ज़्यादा होती है. गांव में उसका खर्चा भी कम होता है, आवक भी कम होती है. तो गांव में क्या होता है, पब्लिक का रहने का ढंग ही ऐसा होता है कि वहाँ पे ज़्यादा खर्चा ही ना करना पड़े. शहर में क्या होता है, पब्लिक का रहने का ढंग ही ऐसा होता है कि खर्चा करना ही पड़ेगा ज़्यादा, है ना. पर रहने के तरीका ही ऐसा होता है तो उनको ज़्यादा कमाना भी पड़ेगा. वहाँ पे सैलरी भी ज़्यादा होगी तो सामने वहाँ पे भाड़ा भी ज़्यादा होगा. हाँ, भाड़ा ज़्यादा होगा, वहाँ पे सामने ब्याज का दर भी ज़्यादा हो सकता है ना. वो तो नॉर्मली ज़्यादातर सेम होता है. तो यहाँ पे गाँव में रहने का भाड़ा कम होता है ना, जगह ज़्यादा होती है. वहाँ लेकिन वहाँ पे कमाई भी कम होती है. भाड़ा कम होता है तो कमाई भी कम होती है. तो इस प्रकार गाँव, ये दोनों में अंतर होता है. तो आर्थिक परिवर्तन जब आते हैं, आर्थिक परिवर्तन मतलब जैसे कि अभी तेजी हो, मंदी हो, है ना. तो ऐसे आर्थिक परिवर्तन में क्या होता है, तो आर्थिक परिवर्तन में हर एक प्रकार के वर्ग, तो वर्ग की बात करें तो अलग अलग प्रकार, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, अमीर वर्ग, ऐसे बहुत सारे वर्ग निकाले जा सकते हैं हमारे देश में. हाँ, तो ऐसे अलग अलग वर्ग, है ना. ग्रामीण वर्ग, शहरी वर्ग. हाँ, फिर किसान की बात अलग है. किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, जमींदार वर्ग, उद्योगपति वर्ग, ऐसे भी बहुत सारे वर्ग हैं, है ना. तो अलग अलग वर्ग के लोगों को और उसके इकाइयों को इसे परिवर्तन का लाभ मिलना चाहिए. हर एक लोगों को लाभ मिलना चाहिए. अगर नुकसान हो रहा है तो हर एक प्रकार के लोगों को नुकसान होना चाहिए. आरबीआई इसके लिए बैंकिंग क्षेत्र में बहुत ही अच्छे अलग अलग प्रयास करती रहती है ना. धिराण मतलब लोन देने के लिए अग्रिमता वाले क्षेत्रों जहाँ पे जैसे कि किसान है ना, मतलब कृषि है, छोटे कद के उद्योग है. उद्योग में मैंने बोला तो व्यापारी वर्ग है, किसान है मतलब कृषि क्षेत्र है, मजदूर वर्ग है. फिर छोटे कद के क्षेत्र मतलब नाना, मतलब लघु उद्योग बोलते हैं ना, लघु उद्योग, गृह उद्योग, है ना. तो ऐसे जगह पे स्वरोजगार वालों को, है ना. और परंपरागत गृह उद्योग मतलब जैसे कि वो साल बनाने वाला, स्वेटर बनाने वाला, पापड़ बनाने वाला, लकड़ी का वो क्या बोलते हैं, सुथार का है, लोहार का है. तो ये सब परंपरागत गृह उद्योग इत्यादि के लिए खास लोन की व्यवस्था खड़ी की है. किसने, आरबीआई ने, है ना. लोगों में बैंकिंग एवं वित्त व्यवस्था के बारे में जानकारी और जागरूकता बढ़े उसके लिए प्रचार करना है. हाँ, अभी के समय में हमको पता है कि जनधन योजना सरकार ने लागू की है, उसका संचालन आरबीआई करती है. जनधन योजना क्यों चालू की है, कि लोगों का अधिक से अधिक अकाउंट खुले और उसमें सरकार को कुछ पैसा गरीब वर्ग तक पहुंचाना है. हाँ, तो बीच में कोई खा जाने वाला ना मिले, डायरेक्ट उसके अकाउंट में ही पैसा जाए, उसके लिए जनधन योजना चालू की है ना. उसके अलावा बैंकों के ग्राहक कौन से, उनके हित और हक की ध्यान भी रखना होता है आरबीआई को. हित तो देखो, पहली बात तो ग्राहक क्या होता है, आपको पता है ग्राहक किसे कहते हैं, कोई बता सकता है ग्राहक किसे कहते हैं? ग्राहक की परिभाषा कोई जानता है? हाँ, हमारे लिए तो यही सब ग्राहक है ना. आपकी ओसी की बुक में ग्राहक आखिरी या तो आप आखिरी से दूसरा 2 चैप्टर है ना, वहाँ पे ग्राहक की परिभाषा है ना. ग्राहक सुरक्षा का जो कानून है ना, उसके मुताबिक ग्राहक की परिभाषा क्या है.
तो वहाँ पे आप देखोगे कि ग्राहक केवल वही नहीं है कि जो खरीदता है, ग्राहक वो भी है जो आप जिसको जाने अनजाने में आपकी चीज़ का मतलब आपकी वजह से असर होती है, वो भी आपका ग्राहक हो जाएगा। अगर कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे केमिकल फैक्ट्री, और केमिकल फैक्ट्री में से वो केमिकल बेचती है, और आप कभी भी वहाँ से केमिकल लेने नहीं जाते, और घूम के भी आप वो उस केमिकल का कभी भी यूज़ नहीं करते, लेकिन आप केमिकल फैक्ट्री के नज़दीक में रहते हो और आपको उसका धुआं जो है वो आपको नुकसान पहुंचाता है, वो इफ़ेक्ट करता है, तो आप भी उसके ग्राहक हो गए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ग्राहक की परिभाषा? हाँ, तो ग्राहक को सुरक्षा देने का भी बैंक के ग्राहक का, अन्य ग्राहक का नहीं, बैंक के ग्राहकों का ध्यान रखना भी किसकी जिम्मेदारी है? આરબીઆઈ की। બેન્કિંગ પ્રવૃત્તિઓના સુધારાઓ તથા સંશોધનને વેગ આપવા માટે આરબીઆઈ દરેક પ્રકારના નાણાકીય આંકડાઓ તથા નિષ્ણાતોના લેખો પોતાની વેબસાइट ऊपर મૂકે છે, है ना। अलग अलग हर एक बैंक के अलग अलग प्रकार के वित्तीय संख्या जो होती है ना, वित्तीय नंबर जो होते हैं कि ये बैंक ने कितना विकास किया, ये बैंक ने कितना घाटा गया किया, ये बैंक ने कितना टैक्स मतलब वो चार्ज लिया, ये बैंक ने कितना ये बैंक की कितनी शाखाएं, ये बैंक ने कितने एटीएम खोले हैं, ये पूरे नंबर्स जो होते हैं पूरे साल के, है ना। और अलग अलग बैंकिंग के बारे में जानने वाले अलग अलग निष्णात होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, बैंकिंग क्षेत्र के शास्त्री होते हैं, है ना। तो उसका उनके वो जो उसमें लेख लिखते हैं, तो वो सब चीज़ वेबसाइट पे रखते हैं ताकि लोगों को अधिक से अधिक जागरूकता मिले और जानकारी प्राप्त हो, जो दरेक व्यक्ति विना मूल्य प्राप्त થઈ શકે છે। हम खुद भी नेट के द्वारा उसको चेक कर सकते हैं। आप भी आरबीआई की वेबसाइट खोल के जो चाहे वो चेक कर सकते हो, देखिए देख लीजिएगा कभी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? અર્થશાસ્ત્રના સિદ્ધાંત મુજબ નાણાકીય નીતિ એટલે અર્થતંત્રમાં નાણાંની માંગ અને નાણાંના પુરવઠાનું સંચાલન અને नियंत्रण करवानी नीति। मतलब क्या बोला है? नाणाकीय नीति मतलब मुद्राकीय नीति, है ना। तो मुद्राकीय नीति क्या है? मांग और पूर्ति का बैलेंस करना है। किसकी मांग और पूर्ति का बैलेंस करना है? हम पहले जो बात कर रहे थे तीसरे चैप्टर में, वहाँ पे वस्तु की मांग और पूर्ति के बारे में सोच रहे थे, यहाँ पे मुद्रा की मांग और पूर्ति के बारे में। किसकी? वस्तु की नहीं, लेकिन मुद्रा की, है ना। अभी मुद्रा की मांग और पूर्ति में क्या होता है? अंतर होता है। वस्तु की मांग और पूर्ति में जो है, वस्तु में मांग में इधर लिखूंगा, पूर्ति इधर लिखूंगा, है ना। अभी देखो मूल्य वृद्धि कब होती है? मुद्रास्फीति। वस्तु की मांग ज़्यादा हो और पूर्ति कम हो तो मुद्रास्फीति होती है। उससे उल्टा, हाँ उससे उल्टा मुद्रा की मतलब यहाँ पे मुद्रा की बात करें तो पैसे की पूर्ति ज़्यादा हो, मांग कम हो, है ना। यहाँ पे वस्तु की मांग ज़्यादा हो, है ना, तब जाके मुद्रास्फीति होती है। जबकि मुद्रा की मांग कम हो तब मुद्रास्फीति होती है। वस्तु में क्या होता है? पूर्ति कम हो तब मुद्रास्फीति होती है, जबकि मुद्रा में क्या होता है? पूर्ति ज़्यादा हो जाए तो मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, ये समझ में आया? पहले बोलो। हाँ तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो लोगों की मांग बढ़ेगी, इसीलिए तो मैंने साथ में लिया, उसी दिशा में लिया ना। जब मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग कम होगी, मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो लोगों की मुद्रा की मांग कम होगी ना। अभी मेरे को पैसा नहीं चाहिए, बहुत हो गया भाई, काफ़ी है ना। तो मांग कम होगी तो वस्तु की पूर्ति कम होगी, मुद्रा की मांग कम होगी, वस्तु की पूर्ति भी कम होगी। सही बात है कि नहीं है? ये बात सही है कि नहीं है?
हाँ, तो मैं उल्टा समझा रहा हूँ। अभी देखो, मार्केट में वस्तु ही नहीं है आपके पास, मार्केट में वस्तु नहीं है। यहाँ पे उल्टा देखता है, यहाँ पे हम इधर इधर से ऊपर जाएंगे, है ना। यहाँ पे ऊपर से नीचे देख गए, जैसे कि मुद्रा की पूर्ति अधिक है तो लोगों की वस्तु की मांग बढ़ेगी। अच्छा, वस्तु की पूर्ति बहुत कम है। वस्तु की पूर्ति क्या है? कम है। मार्केट में वस्तु ही नहीं है, मार्केट में वस्तु ही नहीं है खरीदने के लिए, तो आपको पैसे की कोई ज़रूरत है क्या? हाँ, मार्केट आपके पैसे आपको पता है कि मार्केट में कोई वस्तु मिलने वाली ही नहीं है, तो पैसे लेके करोगे क्या? क्या करोगे पैसा लेके? तो भविष्य में भी, तो कहने का अर्थ ही यही है, वो भविष्य की बात है, लेकिन अभी तो नहीं है ना। तो मांग और पूर्ति मतलब ये टॉपिक है मुद्रा और वस्तु के बारे में देखने का। तो जब हम वस्तु को देखेंगे तो उसको अलग नज़रिए से देखना है, मुद्रा को देखेंगे तो उसको अलग नज़रिए से देखना है। तब जाके हमें मुद्रा की नीति के बारे में पता चलेगा। અર્થશાસ્ત્રના સિદ્ધાંત મુજબ નાણાકીય નીતિ એટલે અર્થતંત્રમાં નાણાંની માંગ અને નાણાંના પુરવઠાનું સંચાલન અને નિયંત્રણ કરવા અંગેની નીતિ, है ना। मतलब मुद्राकीय नीति में अर्थात अर्थतंत्र में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के बीच में संचालन करना और उसका नियंत्रण करने की नीति, है ना। नाણાંની માંગ અને પુરવઠામાં असमतुला હોય, अगर इसमें असमतुला हो गई, मुद्रा की मांग और पूर्ति के बीच में असमतुला हो गई, क्या हो जाएगा? असमतुला में क्या हो सकता है? हाँ, दो चीज हो सकती है, या तो मंदी हो सकती है, या तो मंदी हो सकती है, या तो मुद्रास्फीति आ सकती है। ठीक है, ओके। तो अर्थतंत्રમાં ફુગાવો કે મંદી સર્જાય છે। आंतरराष्ट्रीय बाजार में नाણાંના मूल्यને असर पहुँचे છે। आपको पता है मुद्रास्फीति होता है तो क्या होता है? मुद्रा के मूल्य में क्या होता है? मुद्रा की मांग कम हो जाएगी तो मुद्रा के मूल्य में क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। वो पता है अवमूल्यन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नाणांનું अवमूल्यन, नाणांનું अवमूल्यन। ये तो मैंने आपको समझाया था मुद्रास्फीति में भी, है ना, कि अगर आप पहले 10 रुपये में 10 केले खरीदते थे, मतलब 10 केले खरीदने के लिए 10 रुपया लगता था, है ना। अभी वही 10 रुपये की नोट में एक केला मिलता है ना। तो ये 10 रुपये की नोट का मूल्य कम हुआ कि बढ़ा? 10 रुपये की नोट का मूल्य कम हुआ, घटा या बढ़ा? मूल्य तो वही ना, नहीं, 10 रुपये का मूल्य पहले 10 बनाना था, अभी 10 रुपये का मूल्य 1 बनाना हो गया। मतलब मूल्य वही है, वस्तु की मतलब कमी हो गई है। हाँ, लेकिन उसको अगर हम ये 10 रुपये की बात करें, चलो मैं डॉलर में समझाता हूँ। अगर आपके पास 70 रुपये, मतलब पहले 70 रुपये में, आज से समझ लो कि 20-25 साल पहले, है ना, 70 रुपये में आपको $2 मिल जाते थे, है ना। अभी आपको 70 रुपये में $1 मिलता है, तो क्या हुआ? 70 रुपये का मूल्य क्या हो गया? पहले 70 रुपये का मूल्य $2 था, अभी 70 रुपये का मूल्य $1 हो गया, है ना। वहाँ पे हम वस्तु के साथ उसको मतलब कंपेयर कर रहे थे, 10 बनाना और 1 बनाना में। कहाँ पे? कौन से चैप्टर में? तीसरे चैप्टर में। यहाँ पे हम उसको डॉलर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मतलब दूसरी विदेशी मुद्रा के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो वहाँ पे मुद्रा का मूल्य कम हुआ, मतलब उसको बोलेंगे मुद्रा का अवमूल्यन। क्या बोलेंगे? मुद्रा का अवमूल्यन, है ना। तो इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय में अगर ये मुद्रास्फीति होती है या मंदी होती है, दोनों ही में मुद्रा का मूल्य, देखो मुद्रास्फीति में तो मुद्रा का मूल्य कम होता ही है ना, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा बढ़ जाती है मार्केट में। अगर समझ लो कि मार्केट में 1000 रुपया है और 1000 रुपये के लिए खरीदने वाली वस्तु 1000 है ना। जो चीज़ हमें खरीदनी है वो भी 1000 है ना। तो ये बैलेंस समझ लो, इसको समझ लो बैलेंस, है ना।
अभी आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाता है। पैसा कितना आ जाता है? 2000 रहते हैं। वस्तु कितनी है? 1000 है। तो पहले ये 1000 रुपये में 1000 चीज़ खरीदने के लिए आपको एक वस्तु का 1 रुपया देना पड़ेगा। अभी आपके पास पैसा बढ़ गया। क्या हो गया? पैसा मार्केट में बढ़ जाएगा। मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन उत्पादित हुई वस्तु तो नहीं बढ़ी ना। उत्पादन हुई वस्तु बढ़ी नहीं है। तो ये 2000 रुपया बढ़ गया तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको तो वही चीज़ मिलने वाली है, लेकिन उसका मतलब 2 रुपये में आपको देना पड़ेगा। 1000 वस्तु खरीदने के लिए 2 रुपया 2 रुपया मतलब 2000 रुपया जाएगा। पहले 1000 वस्तु खरीदने के लिए 1000 रुपया जाता था, अभी वही 1000 वस्तु खरीदने के लिए 2000 रुपया जाता है। पहले आप 1000 कमाते थे, अभी आप 2000 कमा रहे हो। क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क पड़ा? वही 1000 वस्तु खरीदने के लिए 1000 जाता था, अभी 1000 वस्तु खरीदने के लिए 2000 चला जाता है। तो कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा, है ना। अगर आपके पास मुद्राओं, हाँ नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब आपको थोड़ा कल्पना करना पड़ेगा। है बहुत प्रैक्टिकल, लेकिन फिर भी कल्पना करना पड़ेगा। अगर मार्केट में 10,000 नोट छाप देते हैं, क्या होगा? 10,000 नोट छाप देते हैं, है ना। चलो थोड़ा और गौर से समझाने की कोशिश करता हूँ और आसान करने की कोशिश करता हूँ, है ना। चलो यहाँ पे 10 वस्तुएं हैं, है ना। अभी 10 वस्तु को खरीदने के लिए 10 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 10 भी रखूँगा तो लंबा हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ 6 कर देता हूँ। 6 वस्तु है और सामने 6 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 6। 1 2 3 4 5 6, है ना। अभी समझ लो कि 6 के पास 1 रुपया है। कितना रुपया है? 6 व्यक्तियों के पास 1 रुपया है। और ये वस्तु बेचने वाले को ये 6 वस्तु बेचनी है, उसको पता है कि सभी के पास 1 रुपया है ना। तो क्या होगा? वस्तु का मूल्य कितना रखना पड़ेगा? एक वस्तु का मूल्य, कोई भी वस्तु हो उसको बेचना ही है, और ये 6 व्यक्ति को खरीदना है। उसको ये एक व्यक्ति मतलब यहाँ पे जो बेचने वाला है उसके अलावा कोई और जगह पे मिलने वाला नहीं है, और ये 6 व्यक्ति के अलावा और कोई खरीदने वाला भी नहीं है। इतना ही मार्केट है, पूरा मार्केट केवल इतना ही है। इसके अलावा कहीं पे वो वस्तु मिलने वाली नहीं है, और ये खरीदने वाले भी कोई मिलने वाला नहीं है। बेचने वाला भी मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे ये 6 व्यक्ति? बोलो क्या करेंगे ये 6 व्यक्ति? जितना रुपया बोले उतने में उनको खरीदना पड़ेगा। लेकिन बेचने वाले के पास भी तो कोई मगजमारी नहीं है ना। बेचने वाले के लिए भी ये 6 व्यक्ति के अलावा कोई ग्राहक नहीं है, उसको भी तो कोई ग्राहक नहीं मिल रहे है ना। ये 6 व्यक्ति को ही वो वस्तु चाहिए। मार्केट में कहीं पे भी जाएगा कोई, उसको ग्राहक मिलने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे? चलो समझ लो कि वो उसने 1 रुपया रख दिया और इन लोगों ने 1 रुपये में खरीद लिया, है ना। उन्होंने 1 रुपया रख दिया और इन लोगों ने 1 रुपये में खरीद लिया, 6 के 6 व्यक्ति ने, है ना। चलो अभी इन सब का भी क्या 6 के 6 व्यक्ति का क्या मगजमारी है कि एक व्यक्ति बोलता है कि मेरे को 6 के 6 वस्तु चाहिए, दूसरा व्यक्ति बोलता है नहीं मेरे को 6 के 6 वस्तु चाहिए। तो बीच वाला व्यक्ति क्या करेगा? बेचने वाला जो ज़्यादा पैसा देगा उसको मिलेगा। लेकिन सभी के पास ज़्यादा पैसा है, तो ये बोलेगा नहीं मैं 2 रुपया दूंगा, वो बोलेगा नहीं मैं 2 रुपया दूंगा, ये बोलेगा नहीं मैं 2 रुपया दूंगा, ये बोलेगा मैं ये दो। तो फिर इसने बोला नहीं मैं 3 रुपया दे दूंगा, तो बोली लगाएगा। तो सब 3-3 कर रहे हैं, सबके पास समान रुपया है, तो क्या करेंगे? ये क्या करेगा बीच वाला? लेकिन सबके पास समान रुपया है, सभी लोग लड़ेंगे। जितना पैसा इसके पास है इतना इसके पास है, उतना ही पैसा इसके पास है, उतना ही इसके पास है। तो कौन ज़्यादा देगा? कोई ज़्यादा नहीं देगा। इससे क्या करना पड़ेगा? ये 6 के 6 वस्तु 6 व्यक्तियों के में बांट देनी पड़ेगी,
उसका जो सही मूल्य होगा, नहीं तो इसका माल भी बिगड़ जाएगा, वो सब लड़ते रहेंगे तो। छः के छः वस्तु एक एक, सभी एक एक व्यक्ति को एक एक वस्तु दे देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? 6 व्यक्ति है, 6 वस्तु है। नहीं, मांग रहा है कि मुझे पूरा चाहिए। हाँ, मांग रहा है वो, लेकिन ये बीच वाला तो थोड़ा तो समझदार है ना कि भाई ऐसे कि 6 के 6 क्यों क्यों दे, है ना। कोई बोल रहा है मेरे को 2 दे दो, कोई बोल नहीं नहीं मेरे को 3 चाहिए, ऐसा थोड़ी देंगे। 6 के 6 को एक एक दे देंगे। नहीं तो इन लोगों के पास भरपूर पैसा है। कितना पैसा है? भरपूर पैसा है, जितना चाहे दे सकते हैं। 1,000 भी दे सकते हैं, 1,00,000 भी दे सकते हैं। 6 के 6 अमीर है। हाँ, तो ये 6 वस्तु किसको मिलेगी? और ये 6 वस्तु का मूल्य कितना रख सकते हैं? 1 रुपया रख सकते हैं, 1,00,000 रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं? सोचो, 1,00,000 रखे तो भी कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या फर्क पड़ेगा? चाहे वस्तु का मूल्य 1,00,000 रखे, चाहे 1 रुपया रखे, वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, लेकिन पैसे का तो मूल्य ही नहीं है ना यहाँ पे। 1 रुपया दो चाहे 1,00,000 रुपया दो, पैसे का तो कोई मूल्य ही नहीं रहा। तो यहाँ पे पैसे का क्या मूल्य हो? हाँ, यही चीज़ समझना जरूरी है। और थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ, और थोड़ा अलग तरीके से समझा रहा हूँ। तो मार्केट में क्या है, पैसा ज़्यादा होता है। जब पैसा ज़्यादा होता है और वस्तुएं कम होती है, वस्तुएं कम होती है और पैसा ज़्यादा होता है, तो क्या होता है? ज़्यादा पैसा कम वस्तुओं को खरीदने के लिए दौड़ता है, ऐसा कुछ सेंटेंस था आपकी बुक में। तो ये ज़्यादा पैसा जब कम वस्तुओं को खरीदने के लिए दौड़ेगा तो पैसे का मूल्य कम हो जाएगा। पैसे का मूल्य क्या हो जाएगा? तो पैसा कितना होना चाहिए मार्केट में? जैसे इंडिया है, तो इंडिया के अंदर टोटल पैसा कितना है आपको पता है? कितना पैसा छापा हुआ है पता है आपको? नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। किसी को नहीं पता। मतलब आरबीआई का उसका नियम होता है, उस हिसाब से छापते हैं, है ना। तो वो नियम क्यों बनाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है? तो अगर कोई देश के अंदर वस्तुओं का जितना उत्पादन होता है, वस्तुओं का जितना उत्पादन होता है, उसी हिसाब से उसका पैसा छापना चाहिए। पैसा छापना चाहिए, मतलब मुद्रा छापनी चाहिए, है ना, है ना। अगर मुद्रा ज़्यादा छाप दिया तो उत्पादन को खरीदने के लिए, हाँ, क्या होगा? जिस ज़्यादा पैसा छाप दिया तो क्या होगा? उत्पादन को खरीदने के लिए पैसे का मूल्य कम हो जाएगा। उत्पादन को खरीदने वाले मतलब खरीदने के लिए पैसे का मूल्य कम होता जाएगा। अगर कम पैसा छाप दिया, समझ लो कि उत्पादन का मूल्य 100 अरब है और आपने छाप दिया 50 अरब, 50 अरब रुपया छाप दिया, और उत्पादन का मूल्य कितना है? 100 अरब है ना। तो समझ लो कि सभी 1-1 रुपये की मूल्य की चीज़ बनाई थी, लेकिन 50 अरब है मुद्रा का मूल्य और उत्पादन का मूल्य 100 अरब है। तो 1 अरब मतलब एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? 100 अरब संख्या है, 100 अरब रुपया नहीं, 100 अरब संख्या है। 100 अरब संख्या है ना। और 50 अरब पूरे इंडिया में रुपया, मतलब 50 अरब रुपया छापा हुआ है, हाँ। तो यहाँ पे एक वस्तु की मूल्य कितनी हो जाएगी अर्थतंत्र में? 0.5, वेरी गुड, है ना। 50 पैसा हो जाएगी, है ना। एक वस्तु का मूल्य 50 हो जाएगा। अच्छा, ये 50 पैसे का मूल्य कितना हो जाएगा? ये 50 पैसे का, यहाँ पे ये 50 पैसा किसका हुआ? एक वस्तु का मूल्य 50 पैसा हुआ, है ना। या फिर उल्टा बोले तो ये 50 पैसे का 50 मतलब 50 अरब है, तो उसमें 1 रुपये का मूल्य कितना हो जाएगा?
उल्टा करें तो 100/50, 2 वस्तु हो जाएगी। 1 रुपये में 2 वस्तु मिलेगी। ओके, अभी मैं करता हूँ कि 100 अरब वस्तुएं बनाता हूँ, 100 अरब वस्तुएं बनाता हूँ और 100 अरब रुपया बनाता हूँ, 100 अरब रुपया बनाता हूँ, छापता हूँ, तो क्या होगा? 100 अरब रुपया छापता हूँ और 100 अरब रुपया वस्तुएं बनाता हूँ, तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? 1 रुपया। 1 रुपया। और एक मतलब 1 रुपये का मूल्य कितना होगा? एक वस्तु, 1 रुपये में एक वस्तु मिलेगी। और एक मूल्य मतलब आमने सामने अगर लेन देन करना है तो 1 रुपये में एक वस्तु मिलेगी। 1 रुपया देने पे एक वस्तु मिलेगी, एक वस्तु देने पे 1 रुपया मिलेगा। अच्छा, अभी पूरे अर्थतंत्र में, भारत देश के पूरे अर्थतंत्र में अगर मैं 100 अरब वस्तु का उत्पादन करता हूँ, अभी पैसा में ज़्यादा छाप देता हूँ, क्या करता हूँ? 200 अरब पैसा छाप देता हूँ, 200 अरब रुपया छाप देता हूँ, तो क्या होगा? तो वस्तु का क्या होगा? एक वस्तु 2 रुपये की। एक वस्तु 2 रुपये में मिल रही है ना। अच्छा, मतलब रुपये की बात करें तो 2 रुपये के सामने कितना वस्तु देना पड़ेगा? 1 रुपये के सामने एक रुपये के सामने कितना, नहीं, 1 रुपये के सामने कितना वस्तु देना पड़ेगा? उसको आधा देना पड़ेगा जितना। आधा वस्तु देना पड़ेगा। 1 रुपये में आधा वस्तु, 1/2 वस्तु देना पड़ेगा, है ना। मतलब इसके मुकाबले यहाँ पे 2 वस्तुएं मिल रही थी 1 रुपये में, यहाँ पे 1 रुपये में एक वस्तु मिल रही है, यहाँ पे 1 रुपये में आधी वस्तु मिल रही है ना। तो क्या हुआ? पैसे का मूल्य कम हुआ कि नहीं? उत्पादन समान हो रहा है, उत्पादन जितना हो रहा था उतना ही हो रहा है, लेकिन हमने पैसा ज़्यादा छाप दिया तो क्या हुआ? हमने पैसा ज़्यादा छाप दिया तो हुआ क्या? वस्तु की कीमत घट रही है ना। और हमारे सॉरी, वस्तु की नहीं, पैसे की कीमत घट रही है, और पैसे की कीमत घटती जाएगी। अच्छा, ये वस्तुएं विदेश वाले लोग भी खरीदेंगे कि नहीं? ये वस्तुएं विदेश वाले लोग भी खरीदेंगे, है ना। तो वो अपने हिसाब से इसका मूल्य तय किया होगा, हमने और उन्होंने मिलके, कि ये वस्तुएं जो है उन लोगों के लिए, विदेश वालों के लिए हमें उसको कितने में बेचना है ना। तो उस हिसाब से ये पूरे अर्थतंत्र की जो भी उत्पादन है उसको अगर विदेश में बेचने जाएंगे तो उसका मूल्य हम तय करेंगे, और विदेश वाले के हिसाब से अगर वो डॉलर में या पाउंड में या येन में, हम एक निश्चित कर लेते डॉलर को, है ना, तो डॉलर में हम उसको बेचेंगे। तो इसके मुकाबले डॉलर का भी मूल्य तय होगा, जैसे इसके मुकाबले रुपये का मूल्य तय हो रहा है कि नहीं? अलग अलग परिस्थिति में जितना पैसा छप रहा है, जितना पैसा छप रहा है उस हिसाब से वस्तुओं का मूल्य तय हो रहा है कि नहीं? अच्छा, वही वस्तुओं के मुकाबले पैसे का मूल्य तय हुआ तो वही वस्तुओं के मुकाबले डॉलर का भी मूल्य तय हो सकता है कि नहीं? उत्पादन के मुकाबले, कि भारत देश के अंदर इतना उत्पादन हुआ तो उस हिसाब से डॉलर का मूल्य क्या होना चाहिए, हो सकता है कि नहीं? है ना। तो हाँ, तो मैं मैंने डॉलर का हम नहीं बता सकते, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इसके कंपैरिजन हम इसके साथ कर रहे हैं और इसका कंपैरिजन हम इसके साथ कर रहे हैं तो बाद में ऑटोमेटिकली इसका कंपैरिजन इसके साथ हो जाएगा कि नहीं? रुपये के साथ, रुपये की डॉलर में वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं? आया समझ में? थोड़ा थोड़ा कल्पना हो रही है दिमाग में? थोड़ा आ रहा है उसको समझ कल्पना हो रही है, अलग अलग प्रकार की। बहुत लंबी बात है, बहुत गहरी बात है, ये कॉलेज वालों को भी समझना मुश्किल हो जाता है कभी कभार। लेकिन ये जो डॉलर है ना, पूरे विश्व में जो डॉलर चल रहा है ना, और इसका और ये हमारे रुपये के सामने उसका मूल्य कैसे तय होगा? भारत देश के उत्पादन की वजह से उसका मूल्य तय होगा। और उत्पादन को हम किस किस प्रकार से जान सकते हैं? भारत देश के उत्पादन को हम किस किस प्रकार से जान सकते हैं? जीडीपी, जीडीपी से मानते हैं। हाँ सर। फिर जीएनपी। जीएनपी, हाँ। उसके बाद एनएनपी। एनडीपी और
एनएनपी, है ना। तो इस सब को क्या बोलते हैं, कुल घरेलू उत्पाद, फिर राष्ट्रीय उत्पाद, हाँ सॉरी, कच्ची घरेलू उत्पाद, हाँ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो गया, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो उसके ऊपर से हम पैसे का मूल्य, मतलब हमें पैसा कितना छापना चाहिए वो पता चलेगा। अच्छा, हमने डॉलर का मूल्य वही का वही रखा, हमने जो उत्पादन किया था वो भी समान रखा, डॉलर का मूल्य भी समान रखा, वो अचर रखा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, है ना। हमने जो उत्पादन किया उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन हमने नोट क्या कर दिया, ज़्यादा छाप दिया। नोट का क्या कर दिया हमने, ज़्यादा छाप दिया। तो क्या होगा, अगर नोट को हम ज़्यादा छाप देंगे तो क्या होगा, डॉलर के सामने रुपये का, डॉलर का मूल्य समझ लो 70 रुपया है, तो सॉरी 70, $1 है बराबर 70 रुपये का, है ना। तो यहाँ पे कितना लिया है, 50 अरब है, 80 समझ लो, 72 73 था बीच में, वो तो नेट पे रोज बदलता है। अभी की अभी की कल्पना की बात कर, नहीं यही अभी यहाँ पे मैं 70 नहीं मान रहा हूँ, चलो एक मान लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे कुछ भी हम मान लेते हैं, समझ लो यहाँ पे 5 मान लेता हूँ, 10 मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ, यहाँ पे चलो 10 मान लेता हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे 50, हमें यहाँ पे 2 वस्तु 50 अरब में मिल रही है ना। यहाँ पे एक वस्तु 100 अरब, मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, 50 अरब छापा हमने, सॉरी फिर से मेरे कंफ्यूज हो गया, वस्तुओं के सामने ले लिया मैंने, डॉलर में लेना है। तो जैसे ये वस्तु है 50 पैसे में, 100 अरब वस्तु है, तो और 50 अरब मैंने पैसा छाप दिया, तो क्या हुआ, एक वस्तु 50 पैसे में मिलेगी, यहाँ पे एक वस्तु 1 रुपये में मिलेगी, वहाँ पे एक वस्तु 2 रुपये में मिलेगी। पैसे का भाव बढ़ता गया, पैसे का भाव मतलब वस्तुओं का भाव बढ़ता गया, पैसे का नहीं, वस्तुओं का भाव बढ़ता गया। यहाँ पे पैसों का मूल्य घटता गया है। अब 1 रुपये में 2 वस्तु मिल रही थी, यहाँ पे 1 रुपये में 1 वस्तु मिल रही थी, यहाँ पे 1 रुपये में आधी वस्तु मिल रही थी। समझ लो कि यहाँ पे 50 अरब है। इसी तरह डॉलर जो है, वहाँ पे उत्पादन की बात करें तो वहाँ का जो उत्पादन है ना, वो भी समान रहता है, और वो समान रहता है तो समझ लीजिए कि हमारा 50 अरब है, तो वहाँ पे भी 100 अरब, यहाँ पे मैं ये इसको निकाल देता हूँ, बीच वाली वस्तुओं को हटा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं बाजू में लाता हूँ। ये पैसे की बात है ना, आप जल्दी समझने में मुश्किल होगा, वस्तु के सामने पैसा समझ में आ जाएगा, लेकिन पैसे के सामने पैसा जल्दी समझ में आना मुश्किल है। ओके ठीक है, चलो अभी मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो उत्पादन हो रहा है, जो भी डॉलर वाला, मतलब जो भी देश है वहाँ पे उसको हमने प्रमाणित माना है, तो प्रमाणित देश के अंदर भी 100 अरब का उत्पादन होता है, उस हिसाब से वहाँ पे $100 रुपया छापा जाता है। कितना छापा जाता है, $100 मनी छापा जाता है ना। और उसके बाद वाले साल में भी 100 अरब मनी छापा जाता है, और उसके बाद वाले साल में भी 100 अरब मनी छापा जाता है। अभी देखिएगा यहाँ पे, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने 50 अरब नोट छापी, 50 अरब रुपया छापा, उन्होंने 100 अरब डॉलर छापा। तो मुझे बताओ कि ये 50 अरब में, और इन दोनों को हमें बैलेंस करना है ना। तो 100 अरब है और ये 50 अरब है, अगर ये दोनों इक्वल हुआ है ना, तो मुझे 100 अरब में 50 अरब मिलेगा। इसका अर्थ हुआ कि $1 में, 100 अरब डॉलर में 50 अरब रुपया मिलेगा। तो $1 में कितना रुपया मिलेगा मुझे, $1 में कितना रुपया मिलेगा मुझे, 100 अरब डॉलर में 50 रुपया मिलेगा, तो 1 अरब डॉलर में कितना रुपया मिलेगा, एक डॉलर में कितना रुपया मिलेगा मुझे, 0.5, आधा मिलेगा ना। 100 में 50, तो 1 में कितना, हाँ आधा मिलेगा ना। अच्छा, बाद में क्या किया, दूसरे साल हमने 100, मतलब हम किसी ने, मतलब बुद्धू लोगों ने सोचा कि भाई पैसा ज़्यादा छाप देने से काम हो जाएगा, उसके जितना छाप देते हैं, तो उन्होंने 100 अरब रुपया छाप दिया। तो क्या हुआ, $1 की कीमत आधा रुपया थी, अभी वो $1 की कीमत कितनी हो गई,
सौ अरब में 100 अरब रुपया मिलता था, अब जो $1 में $1 मिलने लगा। $1 की वैल्यू ₹1 हो गई, समझ लो। हाँ चलो, अभी 100 अरब में 200 पे हमने नोटें और ज़्यादा छाप दी, 200 अरब छाप दी, क्या हुआ? $1 में कितना मिलेगा? 1 डॉलर में ₹2 मिलेगा। तो क्या हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ हमारे देश को? नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान हो रहा है, हमारा मूल्य कम हो रहा है, क्योंकि हम वही वो ₹1 में मतलब वो $1 में आधा रुपया ले रहे थे, है ना। इसका अर्थ हुआ हमें ₹1 दे के $2 मिल रहा था पहले, है ना। बाद में ₹1 दे के $1 मिल रहा था। बाद में हमने पैसे ज़्यादा छाप दिए तो ₹1 दे के कितना डॉलर मिल रहा है? आधा डॉलर मिल रहा है। आया समझ में? ये एक्चुअली केवल छापने की बात नहीं है, हम मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि छापने का जो है वो बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। नहीं छापेंगे तो ये मूल्य में बहुत परिवर्तन आ सकता है। मतलब छापने में कंट्रोल नहीं रखेंगे तो मूल्य में परिवर्तन कैसे आता है, मैंने अभी वो समझा। मैंने उत्पादन की वजह से मूल्य में क्या परिवर्तन आता है वो समझाया, है ना। अभी हम छापेंगे नहीं, है ना, हम छापेंगे उतना। अभी मैंने क्या रखा, उत्पादन मैंने अचर रखा और नोट का मैंने छापने का कम ज़्यादा किया। उत्पादन हर एक में 100 अरब रखा ना। हाँ, जबकि मैंने नोट को ज़्यादा छापने की कोशिश किया। अभी मैं नोट को अचर रखूँगा कि 100 अरब नोट पहले भी थी, बाद में भी 100 अरब नोट और उसके बाद भी 100 अरब नोट, लेकिन उत्पादन में क्या परिवर्तन आता है वो देखूंगा तो पता चलेगा कि तो भी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है, मतलब पैसे के मूल्य में परिवर्तन होता है, हो सकता है ना। अच्छा, अभी क्या हुआ कि ये डॉलर वाला जो भी देश है ना, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाया। उन्होंने अपना उत्पादन 10 की जगह पे 18 किया, तब जाके हमने हमारा उत्पादन 10 की जगह पे 11 किया, है ना। हमने क्या किया, 10 की जगह पे 11 किया। पहले दोनों का ₹10 का मूल्य 10 था, है ना, समझ लो। या फिर मतलब दोनों का सेम था, समझ लो। अभी हमने ₹10 की जगह मतलब ₹10 में मतलब उत्पादन ऐसा किया कि मूल्य बढ़ गया, 11 हो गया। पैसा नहीं गिनना है यहाँ पे, सॉरी, मूल्य गिनना है, पैसा नहीं। तो हमने उत्पादन क्या किया, 11 किया, 10 का बढ़ा दिया। और ये उन्होंने उत्पादन बढ़ा के बहुत तेज गति से उत्पादन बढ़ाया तो उसने 18 किया। हाँ, तो उसने उत्पादन बढ़ाया, उत्पादन में वृद्धि हो गई, उसके उत्पादन में वृद्धि हो गई और हमारे उत्पादन में भी वृद्धि हुई। लेकिन कितनी वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। तो अभी हमारा 11 है, उसका 18 है। पहले 10 बराबर 10 इक्वल था, अभी 11 बराबर 18 हो गया। तो 11 बराबर 18 हो सकता है। तो 11 हमारा उत्पादन कम हुआ, कम बढ़ा, उसका उत्पादन ज़्यादा बढ़ा। अभी उसका 18, जब 18 चीज़ का उत्पादन किया, 18 वस्तु का उत्पादन किया और हमने 11 वस्तु का उत्पादन किया, तो क्या हमारा वस्तु का मूल्य बढ़ा कि उसके वस्तु का मूल्य बढ़ा? हमारे वस्तु का मूल्य बढ़ा। नहीं, उसकी वस्तु का मूल्य बढ़ा, क्योंकि उत्पादन उन्होंने बढ़ाया, हमारे पास उत्पादन कम हुआ। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास कम, मतलब पॉपुलेशन में तो वृद्धि हुई ना। तो ये पहले 10 व्यक्ति 10 वस्तु को खा लेते थे, अभी हमारे यहाँ पे व्यक्ति 15 हुए, वो 11 वस्तु को खा लेंगे। तो कितना सभी के भाग में कितना आएगा, कम आएगा कि ज़्यादा आएगा? अच्छा, वहाँ पे भी 10 व्यक्ति 10 वस्तु को खा लेते थे, अभी वहाँ पे भी 15 हो गए, लेकिन वस्तु को कितना खाएंगे, ज़्यादा। तो क्या हुआ, ये ज़्यादा एक्स्ट्रा वस्तु कौन खाएगा? या तो वो 15 जने खाएंगे, या तो वो एक्स्ट्रा वस्तु जो 3 है वो कैसे हमारे वाले देश को बेचेंगे, क्योंकि हमको कम पड़ रहा है। हमको कम पड़ रहा है तो हमें खरीदना पड़ेगा उसके पास। या तो हम खरीदेंगे या तो हम कमज़ोर रहेंगे बिना खाए। अगर खरीदेंगे तो हमारा पैसा उसके पास जाएगा। तो हमारा पैसा उसके पास जाएगा तो हमें फ़ायदा होगा कि नुकसान?
नुकसान होता है। है ना। तो यही सब घुमा फिरा के बहुत लंबा टेंशन है ये वाला समझने में, और वो सब समझने वाली चीज़ है वो आरबीआई तय करती है। कौन तय करती है? बहुत लंबी मतलब स्टोरी समझाऊंगा मैं इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि तथा अर्थतंत्र में अस्थिरता आती है। अस्थिरता को क्या लिखा है? इंस्टेबिलिटी आती है ना। માટે નાણાંની માંગ અને પુરવઠાનું સંચાલન અત્યંત જરૂરી છે। हाँ, नाणा मतलब मुद्रा की मांग और मुद्रा का पूर्ति, उसका संचालन भी जरूरी है। और इस प्रकार मुद्राकीय नीति को स्थिर करने के लिए जो नीति की जाती है उसको स्टेबिलाइजेशन पॉलिसी के रूप में भी जाना जाता है। ભારતમાં શરૂઆતના વર્ષોમાં નાણાકીય નીતિનો હેતુ નાણાંનું પ્રમાણ, મૂલ્ય અને સ્વરૂપને નિયંત્રિત કરવાનો હતો, है ना। प्रारंभ में उसका हेतु क्या था? केवल आरबीआई का कार्य क्या था? आरबीआई का मुद्राकीय नीति का कार्य क्या था? कि मुद्रा का प्रमाण देखना है कि कितनी मुद्रा छापनी है, कम छापनी है कि ज़्यादा छापनी है, अगर कम है तो कब ज़्यादा छापी जाए, अगर ज़्यादा है तो उसको कम कैसे किया जाए, है ना। उसका मूल्य डिसाइड करना, मतलब 1000 की नोट तक छापे या फिर 2000 की नोट भी छापे। तो पहले तो 1000 तक की नोट थी हमारे पास, उसके बाद 2000 की नोट अभी आई, 1000 की बंद हो गई। उसके स्वरूप को नियंत्रित करना, मतलब उसकी नोट का रूप, मतलब 1 की नोट, 2 की नोट, 5 की नोट है तो कितनी साइज़ की होनी चाहिए, कैसा उसका रंग होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या यूज़ होना चाहिए, उसका स्वरूप को नियंत्रित करना था। लेकिन हाल के समय में उसके अलावा बहुत सारे कार्य नाणाकीय नीति में, मतलब मॉनिटरी पॉलिसियों में आ गए। हाल के समय में मुद्राकीय नीति का उपयोग साख सर्जन का नियंत्रण करने के लिए भी होता है। साख सर्जन का कार्य क्या है आपको पता है ना? साख सर्जन कैसे होता है? कैश रिजर्व रेशियो से। तो सैद्धांतिक व्याख्या તપાસીએ તો નાણાકીય નીતિ એટલે નાણાકીય સત્તા દ્વારા લેવાયેલા એવા સભાન પગલાં જે નાણાંના જથ્થા, ઉપલબ્ધિ અને નાણાંના ખર્ચમાં પરિવર્તન લાવે। हिंदी में क्या लिखा है आप बोलिए? मुद्राकीय 3 पॉइंट दिए हैं ना दूसरे पेज में, बोलिए। मुद्रा की नीति के साधन। नहीं, मुद्रा की नीति के साधन नहीं, उसके ऊपर 3 पॉइंट है ना। सैद्धांतिक परिभाषा दी है। परिभाषा क्या है? 3 परिभाषा। हाँ बोलो। मौद्रिक सत्ता द्वारा लिए गए ऐसे सचोट कदम जो मुद्रा के भंडार, उपलब्धि और मुद्रा के खर्च में परिवर्तन लाए। हाँ, तो मुद्रा का भंडार कितना होना चाहिए, मुद्रा उसकी मतलब उपलब्धि कितनी रखनी है, मतलब ज़रूरत के अनुसार उसका यूज़ कर सके, और मुद्रा का खर्च में परिवर्तन, मतलब मुद्रा का भी खर्च करना पड़ता है ना, उसमें भी परिवर्तन लाया जा सके। मुद्रा कितना उपयोग में लाए, खर्च मतलब उपयोग, है ना। दूसरा बोलो आशीष। सामान्य आर्थिक नीति का उद्देश्य सिद्ध करने के लिए सर्वोच्च बैंक के हस्ताक्षर मुद्रा की आपूर्ति को अंकुशित करने वाली अंकुशित करने वाली, मतलब अंकुशित करने के साधन को देने वाली नीति अर्थात मुद्राकीय नीति, ठीक है। मतलब ज़रूरत के अनुसार सर्वोच्च बैंक मतलब हमारी मध्यस्थ बैंक मतलब आरबीआई, उसके हाथों द्वारा, उसके द्वारा, उसकी मतलब उसकी सत्ता के नीचे उसकी मुद्रा की पूर्ति को कंट्रोल करके, अंकुशित करके मतलब कंट्रोल करके, उस कंट्रोल करने के लिए जो साधन का उपयोग करना होता है ना, वो साधन को उपयोग करने वाली नीति अर्थात मुद्राकीय नीति। तीसरा, सरल शब्दों में देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर प्रजा के हितों की देखरेख करते हुए आर्थिक स्थिरता के लिए सर्वोच्च बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति अंकुशित करने संबंधित नीति अर्थात मौद्रिक नीति। तो उपरोक्त तो दोनों परिभाषा को मिक्स करके यहाँ पे बोला है ना, कि देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर, हाँ, आर्थिक विकास को तो देखना ही है। और क्यों आर्थिक विकास ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि उसमें प्रजा को नुकसान हो जाए, है ना, तो प्रजा के हित को भी ध्यान में रखकर, है ना। और ये दोनों को ध्यान में रखेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिरता नहीं रहेगी तो मुद्रा के सामने उत्पादन बढ़ जाएगा, तो यह उत्पादन के सामने मुद्रा बढ़ जाएगा, तो
है ना, मुद्रा और वस्तु के बीच में बैलेंस नहीं रहेगा तो, उसकी मांग और पूर्ति के बीच में बैलेंस नहीं रहेगा तो इसलिए आर्थिक स्थिरता को भी ध्यान में रखना है ना। पहला क्या ध्यान में रखें, आर्थिक विकास की प्रक्रिया, दूसरा प्रजा का हित, तीसरा आर्थिक स्थिरता। उसके लिए कौन करता है ये काम, सर्वोच्च बैंक करती है, मतलब मध्यस्थ बैंक, ठीक है, द्वारा मुद्रा के पूर्ति को अंकुशित करने के लिए जो भी नीतियों का उपयोग किया जाता है उन सबको क्या बोलते हैं, मुद्रा की नीति, है ना। मुद्रा की पूर्ति को अंकुशित किया करना मतलब क्या, मुद्रा की पूर्ति को कम करना है तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, है ना। मुद्रा की पूर्ति अर्थात क्या, मुद्रा की पूर्ति किसे कहेंगे, पूर्ति और भंडार में क्या अंतर है, पूर्ति और भंडार में क्या अंतर है, जो लोगों के पास आ जाती है भंडार जो है रखा रहता है। हाँ, अगर सरकार को ज़रूरत के अनुसार उसने पैसा छाप दिया है ना, तो वो छापा हुआ सरकार के पास, मतलब सरकार के पास नहीं, आरबीआई के पास छापा हुआ जो पैसा है उससे हम भंडार कहेंगे, है ना। तो वो भंडार जो है उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है हमारे देश के लिए, है ना। लेकिन वो भंडार में से पैसा निकाल कर बैंकों में डालें, सर आरबीआई क्या करेगी, बैंकों में डालेगी, है ना, खर्च करेगी, लोगों के सामने, मतलब लोगों के सामने देगी, मतलब प्रकाशित करेगी। उसने छाप देना मतलब प्रकाशित करना नहीं होता, है ना। बाद में जब वो मार्केट में लोगों में, प्रजा में वो पैसा प्रकाशित करेगी, मतलब कोई ना कोई स्वरूप से पैसा लोगों के पास पहुंचाएगी, लोन के रूप में, चाहे कुछ खर्च के रूप में पहुंचाएगी, वेतन के रूप में, रोजगार के रूप में पहुंचाएगी, है ना। तब जाके वो पूर्ति बनती है, मार्केट में पैसा घूमता है, देश के अंदर पैसा घूमता है तो वो पूर्ति बनता है ना। लेकिन सरकार के, मतलब आरबीआई के पास रहेगा तो वो पूर्ति नहीं कह सकते हम उसको, है ना। तो हमें पूर्ति का क्या करना है, पूर्ति को आरबीआई पूर्ति का क्या करेगी, या कम करेगी या ज़्यादा करेगी, है ना। तो ज़रूरत के अनुसार कम ज़्यादा करना पड़े, अगर ज़्यादा, मतलब हम टीवी देखते हो, टीवी के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, हमें क्या करना पड़ता है, उसके वॉल्यूम को कम करना पड़ता है ना। उसी तरह अगर बहुत कम आवाज़ आ रही है, सुनाई ही नहीं दे रहा, ठीक से समझ में नहीं आ रहा, तो उसके वॉल्यूम को ज़्यादा करना पड़ता है। उसी तरह देश के अर्थतंत्र में ऐसे ऐसे परिवर्तन आते हैं, तो जैसे वॉल्यूम कंट्रोल को उपयोग करके, वॉल्यूम कंट्रोल का उपयोग करके हम वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसी प्रकार मुद्रा की नीति का उपयोग करके, मुद्रा की नीति के उपयोग, मतलब मुद्रा की नीति मतलब उसमें साधनों का उपयोग करके हम मुद्रा की पूर्ति को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आया समझ में। और वो मुद्रा की पूर्ति को कम ज़्यादा क्यों करेंगे, देश के विकास के लिए, प्रजा के हित के लिए और आर्थिक स्थिरता लेने के लिए। कौन से कारण हैं, 3 कारण हैं, देश का विकास करना, दूसरा देश का विकास करना, प्रजा का हित देखना, और तीसरा आर्थिक स्थिरता। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये जैसे वॉल्यूम कंट्रोल होता है वो वॉल्यूम को कम ज़्यादा करता है, इसी तरह मुद्रा की नीति के जो साधन है वो मुद्रा की पूर्ति को कम ज़्यादा करती है। क्लियर हुआ इतना, वो हम कल देखेंगे कि कैसे कम करना है, कैसे ज़्यादा करना है। ठीक है, बाय बाय।